मैं आपको क्विकली, मैं बहुत एहसानमंद हूँ जनाब अज़हर सिद्दीक साहब की, और दो सवालात मेरे दिमाग में आए थे, मेरे नहीं, मतलब जब मैंने न्यूज़ को देखा तो मेरे दो सवाल थे जिनके बारे में मैं गुफ्तगू करना चाह रही थी। एज ए लॉयर ही कैन एक्सप्लेन वेरी वेल। सबसे पहले तो आपको पता ही है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कमर दिलशाद साहब, उन्होंने कहा है कि अगर सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन उसको मुस्तरद कर देगा। और उन्होंने इसमें यह लिखा कि सदर पाकिस्तान तो इस चीज़ के मजाज ही नहीं कि वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख सकें, और उनका ये ख़त जो है इंतहाई गैर मंतकी है। और नंबर 2, इलेक्शन की डेट को भी सेट करना उनके इख्तियार से बाहर है, ये सवाबदीद है इलेक्शन कमीशन की ही है। तो ये बड़ा कमाल का उन्होंने कहा, और उन्होंने बिल्कुल खुले अल्फाज में कहा है कि लाख ख़त लिख ले। हमने आपको वो लीगल डॉक्यूमेंट भी दिखाया जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की डेट लेने के लिए ख़त लिखा है। और इन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं करेगा। जनाब मोहम्मद अज़हर सिद्दीक साहब मेरे साथ हैं। आप का बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफ़ियत में और इस वक्त भी किसी मुलाकात में हैं, जिसके बावजूद आपने मेरी कॉल ली। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत जी वालेकुम एहसानमंद हूँ अस्सलाम। आपकी सर, बहुत एहसानमंद हूँ, हालांकि आप मसरूफ़ थे। ये सर बयान यही वाला है कि कमर दिलशाद साहब ने जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में कह दिया है कि इनका गैर मंतकी है ख़त लिखना, और वो इसके मजाज नहीं है, और इलेक्शन कमीशन उनसे मुलाकात नहीं करेगा। ही इज़ नोबडी कि वो इलेक्शन की डेट दे सकें। अच्छा, ये कमर दिलशाद साहब कौन है? ये कोई चपड़ासी है या कोई सेक्रेटरी है? ये सर ये क्या है वैसे भाई? ये साबिक, मैं तो हैरान होता हूँ, ना कोई वकील है ना कोई तजर्बा है इनको, पता नहीं। बंदा पूछे सही क्या है आप तो साबका, जो आप तो है ना, वो आप है निगरान हुकूमत के एक वजीर, वही रहे यहाँ बैठ के, आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपका कोई कंसर्न नहीं है, आपका आप तो इलेक्शन कराना है, आप कौन है? और इलेक्शन कमीशन देखिए, बड़ी वाज़ेह तौर पर बताता चलूं, आइन का आर्टिकल 48 शायद पढ़ा नहीं है उन्होंने आर्टिकल 58 नहीं पढ़ा, इन्होंने आर्टिकल 105 नहीं पढ़ा, आर्टिकल 107 नहीं पढ़ा, आर्टिकल 224 नहीं पढ़ा, आर्टिकल 224 ये नहीं पढ़ा। ये आइनी प्रोविजन है। आइन में लिखा है कि इलेक्शन आपने 90 दिन के अंदर कराने हैं, 60 दिनों के। बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने पहले जब इन्होंने वक्त से पहले असम्बलियां तहलील करनी थी तो मैंने बरासरा लिखा वजीर आजम को और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया कि भाई असम्बलियां पहले मत तहलील करें, 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, आप पूरे 90 दिन आप पूरी असेंबली 5 साल पूरा करें ताकि इलेक्शन जो है ना वक्त पे हो सके, और 5 साल पूरा होने के बाद 60 दिनों के अंदर इलेक्शन। फिर मैंने सदर पाकिस्तान को 11 अगस्त को लिखा, क्या आप हैं आईनी तौर पर जनाब, आर्टिकल 48 पढ़ लें आप, डेट आपने देनी है, इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं। और सेक्शन 57 में जो तरमीम की गई है वो तरमीम का ताल्लुक ही कोई नहीं है इस बात से। तो इलेक्शन की डेट जो देनी है वो सदर पाकिस्तान का इख्तियार है, इसी तरह सूबों की जो डेट देनी है वो गवर्नर का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन तो कोई आईनी इख्तियार तो दे ही नहीं सकते इलेक्शन करा। और रिसेंट जजमेंट पढ़ लें आप ना, जो पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से आई थी, उसमें लिखा हुआ है, बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ है, वो पढ़ने वाली जजमेंट है, और उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, तारीख देना या नहीं। नहीं, आपको याद होगा कि पंजाब की जो तारीख है इलेक्शन की उन्होंने दी थी और उन्होंने सेटिसाइड कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपका इख्तियार है ही नहीं है। और ये और दूसरा देखिएगा, 2 बहाने थे उनके, इलेक्शन इकट्ठे कराने हैं, और नंबर वन एक तो है कि इलेक्शन इकट्ठे कराने हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या कहना था कि फंड नहीं है, और इलेक्शन इकट्ठे कराने की वो भी रद्द होगी कि कोई आइन में प्रोविजन मौजूद नहीं है। फंड कराने का कहा, वो फंड वाली बात खत्म, अब तो पैसे भी आ गए हैं। तीसरी वो जो इख्तियार लेकर चल रहे हैं वो आर्टिकल 51 के तहत करें हल्का बंदी का क्या ताल्लुक इलेक्शन के साथ? हल्का बंदियां करनी थी, इलेक्शन कमीशन सोया रहा है। इलेक्शन कमीशन एक इलेक्शन नहीं करा सकता, बाकी उसे करा लें, जनाब प्रॉविडेंट फंडिंग करा लें, तोशा खाना करा लें, तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें लगा लें। और इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार था वो तो इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं किया उन्होंने। और आर्टिकल 51 में जो हल्का बंदी वाला मामला है, हल्का बंदी वाला मामला था वक्त से पहले, वो नहीं किया उन्होंने। और आर्टिकल 51 के तहत कोई असेंबली की सीटें कम या ज्यादा होनी है, उसके लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी आपको, और उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए आपको। इनके पास तो है ही नहीं है, तो वो हल्का बंदी होती रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है उसको।
अब डेट देनी पड़ेगी, डेट नहीं देंगे तो हम आला अदालतों में जा रहे हैं और आला अदालत मैंने मुकम्मल कर लिया और सुप्रीम कोर्ट मामला इसको देखेगी। आप जो मर्जी करते रहे, लेकिन आप जिस तरह से लेकर चल रहे हैं ना, इस तरह से ना आइन में गुंजाइश मौजूद है ना कानून में गुंजाइश मौजूद है। आप आइन तोड़ रहे हैं और सिर्फ इस बात पे अगर वो डेट नहीं बांधते हैं तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन को चारों के चारों मेंबर को और चीफ इलेक्शन कमीशन को अपने ओहदे से हाथ धोने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी तफसील से बताया। मैं सर एक और फैसले के बारे में बात करती हूँ। मोहतरमा मरियम साहिबा बड़े दिनों से खामोश थी, आज वो बोली हैं थोड़ा सा, और चीफ़ जस्टिस का जो बादियो नज़र में उन्होंने कहा है तोशा खाना के हवाले से बादियो नज़र में ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले में गलतियाँ हैं, इसके बारे में क्विकली अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि बादियो नज़र में ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले में गलतियाँ हैं जिन पर फ़िलहाल मदाखलत नहीं करेंगे, कल हाई कोर्ट में होने वाली समाअत को देखेंगे। इसके बारे में आप फरमाएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है और व्हाट्स गोइंग ऑन? अच्छा, मैंने आपके साथ जब प्रोग्राम किया था ना तो मैंने उस वक्त एक बात वाजे कही थी आपको, और मैंने क्या कहा था कि ये जो है ना मिसाल के तौर पर अपना इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार ही नहीं है। एक तो बुनियादी तौर पर सेक्शन 137(4) के तहत जो है ना कि ये लिमिटेशन थी 120 दिन की, यानी मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन जो गोशवारे जमा कराने के ना 120 दिन के अंदर कार्रवाई कर सकता था और कार्रवाई पहला जो गोशवारे थे वो जमा करवाए गए 2019 दिसंबर में, तो अप्रैल 2020 में कर सकते थे, अगला अप्रैल 2021 में, उससे अगला अप्रैल 2022 में, 3 सालों में नहीं किया उन्होंने। फिर दूसरा जो है इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर्स के साथ है, आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से कैसे इस्तगासा दायर करा सकते हैं। फिर उससे अगली बात जो है, फिर आप जो मजेदार बात है, यानी वो अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने बदमाशी के साथ बैठकर ये सारा काम करवाया है और इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन तो करो, यानी बाकी सारे काम करा लें आपको। मिसाल के तौर पर चले, ये तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन बताई है और यही बातें वो अदालत ने उठाई हैं कि ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिसाइड करना था, उन्होंने डिसाइड ना किया, उन्होंने ये मामला सारा छोड़ दिया इनके ऊपर। यानी किसके ऊपर छोड़ दिया उन्होंने छोड़ दिया अपना ट्रायल कोर्ट के ऊपर। 3 दफा नीचे भिजवाया और ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड ही नहीं किया। वो साहब छुट्टियों पे आए और जिस दिन फैसला सुना के वो इंग्लैंड भाग गए। यानी ये तो कोई तरीका है राइट हो, यानी और देखें पिछले सिर्फ 7 दिनों की हेयरिंग ले लें, इमरान खान साहब ने 342 की स्टेटमेंट कराई, स्टेटमेंट में कहा मैंने शहादतें पेश करनी है, वो शहादतें बाकायदा जो है ना पेश करने की दरखास्त दी और वो कमाल की बात आप देखें कि वो शहादतें पेश ही नहीं करने, उन्होंने कहा रेलेवेंट नहीं है और आगे चलते हैं। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पहले आप जुरिसडिक्शन डिसाइड करें, आप जुरिसडिक्शन डिसाइड करेंगे तो काम आगे होगा वरना आप चल नहीं सकते हैं। और वो जुरिसडिक्शन जब डिसाइड करने के हवाले से बात आई और 4 तारीख को फैसला मिला, वो पहले तय तो कर लो कि तुम चल ही नहीं सकते, इस्तगासा 120 दिन से आगे जा ही नहीं सकता। और आपने फिर आपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नाजायज तौर पर क्या किया, आपने पहले वोकला जो हैं वो पेश ना होने दिए गए। आपको पता है ख्वाजा आरिफ साहब के मुंशी के साथ क्या हुआ, जब उनके जूनियर्स के साथ क्या हुआ। फिर वह जब कहा गया कि इंतजार करें आपको, वकीलों ने पेश होके उन्होंने 12 बजे जजमेंट रिजर्व की और 28 सफ़े उन्होंने आधे घंटे में लिख छोड़े। अब ये वो सारी बातें हैं जो राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की नफी करते हैं। आपने ना तो दायरा इख्तियार तय किया, ना आपने आगे आ जाए कोई, यानी अच्छा बड़े शोर डाले इन लोगों ने कि जनाब असासे जो है ना सस्ते खरीद लिए, वो कोई एक ट्रायल के अंदर एक चीज भी नहीं लिखेगी। फिर उन्होंने कहा महंगे बेचे, वो फलां बंदे को महंगे बेचे, वो कोई चार्ज नहीं है, असूली तौर के ऊपर कोई चीज इसके अंदर नहीं है। वो निहाल हाशमी एक प्रोग्राम में बैठ गया, ताज राणा मेरे साथ एक प्रोग्राम में बैठा, जब ये सारे हालात अभी मैं चैलेंज कर रहा हूं कि भाई 120 दिन से आगे नहीं जा सकते हैं, कोई मटीरियल इरेगुलरिटी नहीं है, आपने राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं किया है, जो कुछ भी करना था आइन और कानून के दायरे में रहकर करना था, जो आपने नहीं किया है, मानना पड़ेगा आप लोगों को ये बातें। और अब आप इख्तियार से तजावुज करते हुए सिर्फ बदनीति की बुनियाद पर चंद लोगों को खुश करने के लिए इमरान खान साहब का आप समझते हैं कि अपना इतने दिन जेल में गुजार लिए हैं और कल 2 घंटे बहस अगर हुई, आज बेसिकली आज ही अगर बहस हुई 2 घंटे के लिए और 2 घंटे और ये पूरी की पूरी जो ट्रायल है वो विशिएट हो जाएगा, उड़ जाएगा और इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हो जाएंगे। उनको रोकने के लिए पता क्या किया उन्होंने कि वो वहां से 9 मई के हवाले से एक ऑर्डर ले लिया जनाब कि आपको अरेस्ट करना है। किस बुनियाद पर अरेस्ट करना है?
वो एविडेंस है आपके पास। फिर आपने तोशा खाना के हवाले से, नैब के हवाले से बेल बिफोर अरेस्ट से खारिज कर ली। वो जब पकड़ लिया तो पेश कैसे हो सकते थे खान साहब? फिर उससे आगे आ जाएं आप साइबर वाले मामले में। देखिए साइबर का केस ही कोई नहीं है, लेकिन उसमें भी आपने अरेस्ट करने के लिए शाह महमूद कुरैशी को पकड़ लिया। तो ये वो सारी कोशिशें हैं जो जेल से रोकने की, अपना यानी जैसे ही रिहाई मिले इनको अरेस्ट करके पूरे पाकिस्तान में जलील किया जाए, ये एक नुक्ता नजर जो नजर आ रहा है। अब मामला ये है कि अदालतों के पास है, हाई कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या इस मैटर को किस तरह देखती है कि राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिया जा सके। बहुत शुक्रिया सर। कोई कहीं कोई होप नज़र आ रही है? मुझे लगता है कि हम कांटे, ये सिर्फ इसी हुकूमत की बात नहीं है और इससे पहले भी वक्त का ज़िया है, जबकि जो ज़रूरतमंद है और गरीब तबका है उनके पास रोटी के भी पैसे नहीं हैं। और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि उन जंगें जो है ना, वो ना तो प्राइम मिनिस्टर लड़ता है ना चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लड़ता है, कौमें लड़ा करती होती हैं। और उनको तनख्वाहें, जो फ़ौजी और जो रेंजर्स के लोग हैं, बेशक हम उनको तनख्वाहें तो कम देते हैं मगर हम इज़्ज़त बहुत देते हैं। तो सर इस इज़्ज़त में ज़िंदगी तो बसर होती नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि गरीब आदमी को कहीं कानून की रसाई हो सकेगी या वडेरों के दरमियान ही ये अदलिया मसरूफ़ रहेगी? देखिए आज 76 साल हो गए इस मुल्क को आजाद हुए हुए। आपके इन सियासतदानों ने क्या किया? अगर मार्शल आया उसने भी आया, आम आदमी की आवाज सुनी गई है? नहीं सुनी गई है। तो इमरान खान ने आगे कोशिश की, आवाज दी, उसने कोशिश की मसाइल को हल करने की, लेकिन क्या हुआ? उसको चलने ही दिया गया। आप यहां से अंदाजा लगा लेना कि हालात और वाकयात क्या हैं। अब मुझे तो उम्मीद आज भी है, आज भी अगर अवाम जो है वो अपने लीडर के लिए आगे आती है, अगर लड़ाई लड़ती है और कोशिश करती है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं, तो आप उम्मीद रखें कि बेहतरी की तरफ चीजें जाएंगी और रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। मैं नाउम्मीद नहीं हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौम ने एक लीडर को जो है ना वो भुगतने के लिए छोड़ा, हालांकि वो उसे कोई जरूरत थी इन सारे कामों की, वो तो बड़ी शायाना लाइफ गुजार रहा था। अब फैसला इस कौम ने करना है कि कौम खड़ी होती है या नहीं होती। बहुत शुक्रिया सर। एक बड़ा ज़बरदस्त बयान है चीफ़ जस्टिस ने कहा, बहुत सारी लंबी गुफ्तगू है मगर चीफ़ जस्टिस ने कहा दौरान के समाअत के दौरान इलेक्शन के चीफ़ जस्टिस जो इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहम हो गए और वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब इमरान खान साहब को तो इंसाफ के सारे मौके फराहम किए गए। तो चीफ़ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपको यहाँ कहीं इमरान खान नज़र आ रहे हैं? उनको तो मौका ही नहीं दिया गया। आप मुझे बताइए कि वो आज अदालत में मौजूद हैं या जेल में कैद हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ऐसा मजाक न करें। कौन सा इंसाफ की आप बात करते हैं? और मुल्जिम को तो हम सुन ही नहीं सके यहाँ अदालत में। तो इसमें भी इट गोज प्लस टूवर्ड्स। अच्छा देखें आफा साहिबा, जो बात समझने की है ना वो बड़ी जरूरी है। यानी अगर इन चीजों को आप समझ सकें, मिसाल के तौर पर यानी शहादत देने के लिए कहा कि मैंने अपनी एविडेंस देनी है, 12 सुबह दरखास्त फाइल की, उन्होंने कहा 12:30 बजे तक ले आए। भाई पाकिस्तान भाई नहीं, कराची से आना था, कुछ लोगों ने आसपास से आना था, वो तो इतनी देर में कहा है। पूछा गया कि मुनासिब वक्त कितना होना चाहिए, फिर पूछा गया दायरा इख्तियार के हवाले से बताएं मुनासिब वक्त। उन्होंने कहा जी कम से कम 7 दिन तो होने चाहिए। यानी खुद ये इलेक्शन कमीशन के वकील, और आज उसके पसीने छूट गए हैं इलेक्शन कमीशन के वकील के। और आफा साहबा बड़ी मजेदार बात है कि इलेक्शन कमीशन का जो वकील है, इलेक्शन कमीशन एक आजाद खुद मुख्तार इदारा है ना, कौन है वो? नवाज शरीफ उनका वकील है घर का। और कमाल की बात है, यहाँ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो पेश होते रहे हैं, फिर लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने भी पेश होते रहे हैं, ये उनके घर के वकील हैं। और इलेक्शन कमीशन का तो आजाद और खुद मुख्तार एक काम करना चाहिए, मगर आप इस तरह के मिली भगत के साथ काम करेंगे तो फिर लोग उंगलियां भी उठाएंगे, सवाल भी करेंगे। और मैं अगर आप इलेक्शन की डेट ना दी ना, तो ये जेहन में रखेगा कि वो आइन तोड़ेंगे और उनकी अगला जो मंजिल होगी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए उन्हें घर भेजने की अगला राह होगी। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि एक मुलजिम को सुने बगैर ही सज़ा सुनाई दी गई और वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अपील कल हाई कोर्ट में मुकर्रर है। जनाब मेरे साथ थे मोहम्मद अज़हर सिद्दीक साहब। सर आपकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस केस के कानून की नज़र में ये केस क्या है। जनाब अज़हर सिद्दीक साहब ही इज़ गोइंग बैक टू पाकिस्तान हमारे साथ शामिल थे। चंद एक कमर्शियल लेते हैं।